हाँ दे। अच्छा ले लीजिए। फोटो चाहिए? फ्लैश नहीं आई थी ना तो पिक्चर। क्या बेटा ले लिए? आ जाइए आइए ना। Okay, I'll go check my picture. राजनीति में मंच का बहुत ही महत्व होता है, लेकिन एक और मंच आया है जिसके साथ पंच है। जी हम बात कर रहे हैं अमर सिंह की। अमर सिंह एक नए जोश के साथ लोक मंच के जरिए फिर से अवतरित हुए हैं। 6 महीने तक उन्होंने बहुत ही खामोशी साबित रखी थी। अमर जी, किस तरह की चुनौतियां भी महसूस कर रहे हैं आप? मैं कोई चुनौती महसूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चाह मिटी चिंता घटी मनवा बेपरवाह। चुनौती वो महसूस करता है जिसे कुछ पाने की अभिलाषा होती है या खोने की चिंता होती है। पाने की अभिलाषा और खोने की चिंता से मुक्त व्यक्ति वह संतृप्त होता है और निर्वाण की स्थिति में होता है। वह लोगों से भयभीत नहीं रहता, लोग उससे भयभीत रहते हैं। आजकल मेरी मनस्थिति कुछ इस तरह की है कि लोक मंच के माध्यम से मैं बहुत ईमानदारी से लोकहित की बात करना चाहता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि लंदन से हमारे मित्र प्रसन्नजीत कुमार सिंह जी, जो वहां पर कई शिक्षण संस्थान का परिचालना बहुत सुचारू तरीके से कर रहे हैं, विशेष रूप से चंद्रशेखर जी की स्मृति में आयोजित समारोह में आए। नेपाल के सांसद बबन सिंह जी आए और इन्होंने घोषणा की कि वो मेधावी छात्र जो पठन पाठन में तो बहुत ही महारत हासिल किए हैं, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से जो पीछे रह जाते हैं, ऐसे कम से कम 20 छात्रों को उच्चतम स्तर की शिक्षा या लंदन में प्रदत्त करने के लिए संकल्पित हुए हैं। तो हमारा ध्येय है पढ़ो लिखो और बड़े बनो। हमारी पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी वह अंग्रेजी का विरोध करती है, वह कंप्यूटर का विरोध करती है, वह खेतों में ट्रैक्टर का विरोध करती है। यह अलग बात है कि हमारे पुराने नेता मुलायम सिंह जी अपने बेटे को, एक बेटे को ऑस्ट्रेलिया और दूसरे को लंदन भेजते हैं, अपनी तीसरी पीढ़ी के पोते पोतियों को लारेटो कॉन्वेंट में भेजते हैं। तो मैंने जब मुझसे कई बार प्रश्न पूछा भी है कि तुम्हारा बच्चा पढ़े विदेश में और गरीब का बच्चा है तरसे इस देश में, इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं था। और हमारा मानना है कि यूनिफॉर्म एजुकेशन ये बहुत जरूरी है, समान शिक्षा व्यवस्था, ताकि आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, मिर्जापुर का बच्चा जब मुंबई आए तो ठीक वैसे ही अंग्रेजी बोले जैसे अंग्रेजी मुंबई, कलकत्ता और मद्रास का पढ़ा हुआ बच्चा बोलता है। एमए पास की डिग्री है, लेकिन अंग्रेजी के एक शब्द का उच्चारण वो नहीं कर पाता और इस नाते हीन भावना का शिकार होता है। और मुंबई ऐसे शहर में बीए की डिग्री लेकर बीए की डिग्री धारक अगर लहीम सहीम जवान हत्या करते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं, और बीए की डिग्री लेकर के सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं और या तो मेम साहब के कुत्ते को चौपाटी और जूहू में टहलाते हैं या साहब का झोला और फाइल होते हैं। मतलब जनों की और संस्कार की बात करें हम, तो आप एक बार फिर से मतलब अपने कार्यकर्ता अपनी पार्टी में इसकी तलाश करना चाहेंगे? मुझे तलाश करने की जरूरत नहीं है। मैंने छोटे राज्यों के गठन के लिए मैंने मुद्दा तलाश कर लिया है। मुद्दा विहीन मेरा व्यक्तित्व ही नहीं है। मैं मुद्दा विहीन जो राजनेता होते हैं वह राजनीति क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। मुद्दे के बिना राजनीति ऐसे है जैसे कथानक के बिना चित्र या मुंशी प्रेमचंद का कोई उपन्यास जिसमें होरी का चरित्र न हो तो गोदान कैसे बनेगा। अमर जी की खासियत ये भी रही कि हमेशा से कलाकार लोगों का बहुत सम्मान करते हैं और इनका जो सर्किल है उसमें काफी सारे स्टार रहे हैं। हम बात करें संजय दत्त की, जया प्रदा की और मनोज तिवारी की भी, तो जाहिर है आने वाले समय में लोकमंच का जो एक नई जो तस्वीर सामने आएगी वो उसको काफी ग्लैमराइज कर सकते हैं क्या हम? ग्लैमराइज होगा थोड़ा? देखिए, ग्लैमर जो है वह एक सोचने का ढंग और नजरिया है। जब अरविंद त्रिवेदी और दीपिका चालिहा, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना को भारतीय जनता पार्टी लाती है, या राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन
और सुनील दत्त को कांग्रेस लाती है तो ग्लैमर का आरोप नहीं लगता, या स्वयं राज बब्बर को जब मैं दल में नहीं था मुलायम सिंह दूर जुटाने के लिए लाते हैं तो भी आरोप नहीं लगता। लेकिन जब अमर सिंह जयप्रदा, मनोज तिवारी और संजय दत्त को लाते हैं तो अनायास लोग कहने लगते हैं कि ये तो ग्लैम बॉय हैं। तो मैं बहुत आदर के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि गुणवत्ता के मापदंड की दूरी विभिन्न व्यक्तित्वों के आधार पर नहीं होना चाहिए। और इसलिए पिछले दिनों 20 जनवरी से जो भी आंदोलन हमने उत्तर प्रदेश में चलाया, पढ़ो लिखो और बड़े बनो, और छोटे राज्यों के गठन का, विशेष रूप से पूर्वांचल में जो क्रांति के बीज के अंकुरण का प्रयत्न हमने किया, उसमें हमने इन तमाम सितारों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी तत्काल ये कहते, भीड़ तो हुई थी लेकिन मनोज तिवारी के गाने के लिए, भीड़ तो हुई थी संजू बाबा के लिए, भीड़ तो हुई थी जयप्रदा के सौंदर्य के लिए। तो इसलिए इन तमाम आरोपों से अपने को मुक्त रखने के लिए मैं अकेले ही भ्रमण किया। और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि कलाकार न होने के बावजूद, सिने जगत से संबंध न होने के बावजूद मैं भी ग्लैमरस पॉलिटिशियन हूं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ग्लैमर की परिभाषा क्या है और इसको परिभाषित कैसे करें। मेरे समझ से इस शब्द को ग्लैमर नहीं कहना चाहिए, इसे हेलो कहना चाहिए। वाकई ग्लैमर और हेलो के बीच की जो भी समझ है उसको समझने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे राज ठाकरे की और शरद पवार की। अमर सिंह जी कुछ दिनों से सॉफ्ट नजर आ रहे हैं इन दोनों के प्रति, तो जाहिर है कुछ न कुछ सवाल उठ रहे हैं, काफी चर्चाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं किसी के प्रति सॉफ्ट नहीं हूं। सत्य में हो जाते हैं, सत्य की जय होनी चाहिए। अगर राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के विरुद्ध में, हिंदी और भोजपुरी के विरुद्ध में बयान देते हैं, उसका विरोध मैं करता था, करता हूं, करता रहूंगा। लेकिन अगर मैं यह कहता हूं कि राज ठाकरे एक पढ़े लिखे नौजवान है, सौम्य है, तो एक सत्यता है। और एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसका व्यक्तित्व सौम्य हो, वह निश्चित रूप से इस तरह का बयान दिल से नहीं दे सकता कि उत्तर भारत के लोग मलेरिया लेके आए हैं। ये अपनी राजनीतिक बाध्यता से या वोट बैंक की बाध्यता से दे सकता है। और जिस तरह से हमारे पुराने मित्र रघुवंश सिंह बाजपेयी ने लाठी रैली की है, उसका अफसोस भी है आपको? उसका अफसोस बिल्कुल है, क्योंकि उस लाठी रैली के परिणाम स्वरूप पुणे और नासिक में 20,000 उत्तर भारतीयों को अपना घर छोड़ना हुआ, कितनों की हत्या हो गई, और उस पूरे संक्रमण में एक मराठी मनुष्य की भी मौत हुई। तो अगर सभ्यों के सद्व्यवहार से कटु बात भी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ सामने रखी जा सकती है। अमर जी, एक सवाल उठता है कि उत्तर भारतीय जो लोग मुंबई में रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने कभी आप जाएंगे राज ठाकरे के पास या बाल ठाकरे के पास? हमें जाने की क्या जरूरत है? बाल ठाकरे और राज ठाकरे के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। बाल ठाकरे और राज ठाकरे भी, आपको मानना पड़ेगा कि बाल ठाकरे बहुत सम्मानित नेता है, हमारा उनसे उसूली विरोध है, था है और रहेगा। और पहले उन्होंने शिवसेना का आंदोलन दक्षिण भारतीयों के विरुद्ध शुरू किया था, और संभवतः यह पीढ़ी पैदा भी नहीं हुई थी। तो बाल ठाकरे जी ने नारा लगाया था, भगाओ लुंगी और बजाओ पुंगी, क्योंकि दक्षिण भारतीय लोग लुंगी पहनते थे। तो भगाओ लुंगी और बजाओ पुंगी का नारा बाल ठाकरे जी ने दिया था। तो मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय सांप्रदायिकता, भाषाई और सूबाई सांप्रदायिकता धार्मिक उन्माद की परिस्थिति से ज्यादा खतरनाक है। और मेरा आग्रह बाल ठाकरे जी से भी है, राज ठाकरे जी से भी है, भाई उद्धव ठाकरे जी से भी है कि जो बड़ा होता है वह खा के खिलाता है, इसलिए बड़ा होता है। तो मुंबई और मराठी मनुष्य बड़े लोग हैं। लेकिन आप जब भी किसी की तारीफ करते हैं जी, एक विवाद जुड़ जाता है कहीं न कहीं से। पिछले दिन राहुल गांधी की भी आपने तारीफ की थी। हमने राहुल गांधी की कोई तारीफ नहीं की थी, सच कहा था। हमने यह कहा था कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, और उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि मेरे अंदर कोई विशेष गुण नहीं है,
नौजवानों का राजनीति में आना बहुत दुरूह कार्य है। चूंकि मैं गांधी परिवार से संबद्ध हूं, इसलिए मुझे अवसर मिल गया है। बड़ी सादगी से और बड़ी सच्चाई से बयान देने के बाद उन्होंने अपने आप को विवाद से ऊपर उठा लिया। तो सच को सहने की और कहने की क्षमता आजकल लुप्त होती जा रही है। देखिए अमर जी, बहुत नक्सलाइट की बहुत बड़ी समस्या है। आज आपने नक्सलाइट का पक्ष लिया था बंगाली फिल्म में, तो अभी क्या कहेंगे एक नेता के तौर पर, क्या सोचते हैं आप? हम नक्सलाइट का पक्ष फिल्म में भी ले रहे थे और हम नक्सलाइट का पक्ष असली जीवन में भी ले रहे हैं। पक्ष उनके हिंसा का नहीं ले रहे हैं, उनके नक्सल होने के कारण के मूल का मैं समर्थन कर रहा हूं। जब तक समाज में गैर बराबरी रहेगी, जब तक समाज में वैभव की अट्टालिका में ऐश्वर्य का क्रूर अट्टहास होगा और कुछ लोग रेड वाइन और केक खाएंगे बेरी एंटीडोट की तरह, और कुछ लोगों को प्याज, आलू और दाल भी खरीदना संभव नहीं होगा, तो इस विषमता से, इस गैर बराबरी से जो असंतोष जागृत होगा, उसके फलस्वरूप अब नक्सलवाद और क्षेत्रीय सुगाईवाद। क्षेत्रीय सुगाईवाद भी क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। अगर महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी मिले और उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को नौकरी मिले, तो उनके अंदर भी उन्माद नहीं होगा और राज ठाकरे के बयान का असर नहीं होगा। लेकिन अगर महाराष्ट्र के लोग भूखे हैं, महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से अगर बाहर के आए लोगों को अवसर मिलता है तो उनके मन में एक द्वेष होगा। और ये द्वेष जो आज मुंबई में जिसका अंकुरण हुआ है, यह एक बार बंगाल में जब वो आर्थिक राजधानी थी, तो वहां पर बिरला, बांगड़ और कनोड़िया, गडेड़ी वाला, झुंझुर वाला, इन सब लोगों की औद्योगिक विकास का जब झुंझुरा बज रहा था, तो वहां पर भी आमरा बंगाली नाम की संस्था बन गई थी। वहां पर भी चारू मजुमदार और कानू सन्याल के नेतृत्व में, बल्कि नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में नक्सलबाड़ी एक स्थान है और वहीं से इस नक्सल आंदोलन का उद्भव हुआ और इसलिए उस नक्सलबाड़ी के नाम से नक्सल हो गए। तो नक्सल देखा जाए तो कोई एडजेक्टिव नहीं, इट्स अ नाउन, यह एक संज्ञा है जो विशेषण हो गया। नक्सलबाड़ी नाम की जगह, बल्कि मैं 24, 25, 26, 27 को उन क्षेत्रों में भ्रमण करने जा रहा हूं जहां से चारू मजुमदार और कानू सन्याल ने नक्सलवाद का उद्भव किया। और अगर महाश्वेता देवी ने 1084 की मां लिखी उस समय के नक्सलवाद के ऊपर, और अगर स्वामी अग्निवेश ऐसे लोग, अरुंधति राय ऐसे लोग, अगर ये नक्सलवाद के मूल को, जड़ को पहचानने के लिए अगर कांग्रेस में भाई दिग्विजय सिंह ऐसे लोग गृह मंत्री से भी टकराने के लिए तैयार होकर के बयान दे रहे हैं, तो एक ऐसा प्रश्न है कि आप महाश्वेता देवी और इन तमाम विदेशी जो अरुंधति राय और जो काबिना स्तर की सामूहिक नेतृत्व का मामला मंत्री ममता बनर्जी, अगर वो ये प्रश्न उठा रही है कि नक्सली नेताओं को, माओवादियों को इनकाउंटर के नाम पर मारा जाना हत्या है, तो अपने आप में एक विकट विराट समस्या है और इस पर एक राष्ट्रीय बहस का ये मुद्दा है। पाश्चात्य देश का हम अंधाधुंध तरीके से नकल कर रहे हैं। पाश्चात्य देश में जहां पर बड़े बड़े धन कुबेर हैं, वहां पर ये ठीक है किसी के पास बेंटली है जो करोड़ों रुपए की गाड़ी है, किसी के पास मर्सिडीज बेंच है, लेकिन शेवरलेट नाम की जो छोटी गाड़ी है, सस्ती गाड़ी है, वो वहां के खलासी और ड्राइवर के पास भी है। तो कम से कम खलासी और ड्राइवर और दरवान भी गाड़ी में चल रहा है, घर में रेफ्रिजरेटर है और ठंडी के मौसम में अपने आप को गर्म रखने के लिए घर में हीटर भी है। तो कम से कम जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो सब लोगों को उपलब्ध हैं। सरकारी अस्पतालों में बहुत साफ तरीके से इलाज उपलब्ध है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी है, इन तमाम जो हमारे संविधान के जो प्रमुख 7 मौलिक अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं, वो फंडामेंटल राइट अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भारत के संविधान की किताब के प्रथम पृष्ठों पर ही अंकित हैं। वह आजादी के 60 साल बाद भी धरातल पर अंकुरित नहीं हुई है। इस कारण ये गैर बराबरी है,
इसका ये नक्सलवाद है। और विकास के नाम पर हजारों करोड़ रुपया जो कश्मीर में भेजा गया है या भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में भेजा गया है, वो उत्तर पूर्व राज्य की आम जनता और कश्मीर की कश्मीरियत और आम कश्मीरी के बजाय विभिन्न समयों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के